गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्ष सितंबर के पहले हफ्ते में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसकी हम शुरुआत करते हैं अवार्ड से। इस हफ्ते एक अवार्ड दिया गया है, वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, एशिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्डों में से एक है और इसीलिए इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ये कॉमेमोरेट करता है रमन मैग्सेसे को, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और एक एयर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। और ये उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है 3 फील्ड में। सबसे पहला है पब्लिक सर्विस यानी कि सार्वजनिक सेवा, दूसरा है कम्युनिटी लीडरशिप यानी कि सामुदायिक सेवा, और तीसरा है इमर्जेंट लीडरशिप यानी कि उभरता हुआ नेतृत्व। इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड भारत की एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, इसको दिया गया है। ये संस्था बहुत एक्टिव है। ये उन बालिकाओं या कन्याओं को जो ड्रॉप आउट हैं या स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनको क्लासरूम तक लेकर आते हैं, फिर उन्हें हायर एजुकेशन के लायक तक बनाते हैं और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट गेन जहाँ तक वो ले जाते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। इसकी जो फाउंडर हैं उनका नाम है सफीना हुसैन और इस समय इसकी जो सीईओ हैं उनका नाम है गायत्री नैयर लोबो। यहाँ पर विशेष चीज ये है कि ये भारत में इंडिविजुअली तो कई को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, लेकिन संस्था के रूप में पहला अवार्ड जो है वो एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 से शुरू हुए थे और इसमें सबसे पहले एक भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए और उनका नाम था विनायक नरहरे भावे, जिनको हम विनोबा भावे के नाम से जानते हैं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाया था जिसको भूदान आंदोलन कहते हैं। उसके बाद 1983 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो सितंबर के पहले हफ्ते में आया। इसके बाद दूसरा एक तेलंगाना का बिल है। तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पारित किया है जिसमें जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं, म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के, उसमें बैकवर्ड क्लासेस को 42% कोटा रिजर्वेशन के रूप में दिया गया है। ये प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है। प्रेसिडेंट के पास 2 ऑलरेडी इस तरीके के बिल पड़े हुए हैं, एक ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है। देखें इसमें आगे क्या होता है। पर जहां तक तेलंगाना की बात है, ये बहुत पुराना राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश में से एक आंध्र प्रदेश हो गया और दूसरा तेलंगाना हो गया और इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। तेलंगाना जो स्टेट्स के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में 11वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य जो है दैट इज राजस्थान। उसके बाद ये 12th पॉपुलस स्टेट है। जनसंख्या की दृष्टि से ये 12वें नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में यूपी पहले, उत्तर प्रदेश वो पहले नंबर पे आता है। उसके बाद जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसकी। और इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे जो हमारा राज्य है दैट इज महाराष्ट्र। जो इकोनॉमी है वो मेजर की जाती है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके आधार पर हर राज्यों की आर्थिक या अर्थ जो वैल्यू है या जो उनकी स्थिति है उसके बारे में आंकलन किया जाता है।
इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है एंड दैट इज तेलुगु। तेलुगु बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पुरानी भाषा है। जहां तक भाषाओं का सवाल है, भारत में जो जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, जिनकी संख्या अब 22 है। मतलब अगर हम शेड्यूल में देखें तो हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। संविधान बनते समय 14 थी। उसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को एक भाषा के रूप में शेड्यूल में ऐड किया गया। सिंधी की एक विशेषता, सिंधी भाषा की विशेषता एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंधी और उर्दू 22 में से 2 ही ऐसी भाषाएं हैं जो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती हैं। बाकी जो 20 भाषाएं हैं वो बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर लिखी जाती हैं। उसके बाद 1992 में और कुछ भाषाएं ऐड की गई, जिसमें कोंकणी जो गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, मणिपुरी जो मणिपुर में बोली जाती है, और नेपाली भाषा। और ये हुआ था 71वें संविधान संशोधन से। इसके बाद 2003 में कुछ भाषाएं और ऐड की गई, जिसमें एक भाषा है बोडो जो आसाम में बोली जाती है, एक डोगरी जो कश्मीर में बोली जाती है, और मैथिली जो झारखंड और बिहार और इसके आसपास बोली जाती है। और मैथिली की एक और विशेषता ये है कि नेपाल में दूसरी सबसे नंबर की बोली जाने वाली ये भाषा है। और उसके बाद संथाली, ये भी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बोली जाती है, और ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनी। और इस तरीके से 22 भाषाएं जो हैं वो हमारी पूर्ण हो गई। लेकिन 2011 में एक और संशोधन किया गया, जब जो उड़िया भाषा है उस उड़िया भाषा को एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज ओडिया। तो अब ये उड़िया भाषा नहीं है, ये ओडिया भाषा है, और ये 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनी है। तो जहां तक तेलुगु की बात है, ये बहुत पुरानी भाषा है। आपने मौर्य काल के बारे में सुना होगा, उसमें एक राजा हुए अशोक, जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख बनवाए थे। उन अभिलेखों में तेलुगु भाषा के शब्द मिल जाते हैं। इसके अलावा सातवाहन, जिनको आंध्र वंश भी बोला जाता है, उनके साहित्य में तेलुगु के शब्द बहुत मिल जाते हैं। और उसके बाद एक और डायनेस्टी है विष्णुकुंडिन, वहां पर भी तेलुगु के शब्द मिल जाते हैं। लेकिन कालांतर में ये तेलुगु भाषा आगे बढ़ती चली गई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज्य हैं। एक विजयनगर राज्य है, एक वेंगी के चालुक्य, उसके बाद एक पूर्वी गंगा जिसको ईस्टर गंगा बोलते हैं, और काकेत्य। तो इन राज्यों में ये ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चली। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुए हैं, राजा कृष्ण देव राय, और ये बाबर के समकालीन थे। इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि बाबर पहला व्यक्ति था जिसने तोपों का प्रयोग किया नॉर्थ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में कृष्ण देव राय ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने तोपों का प्रयोग किया। तो कृष्ण देव राय एक अच्छे राजा के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। और तेलुगु चूंकि वहां पर राजभाषा थी, तो वो उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अमुक्तमाल्यद। ये तेलुगु भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट एपिक या महाकाव्य है। तो उनके दरबार में 8 विद्वानों का एक समूह था जिसको अष्टदिग्गज बोला जाता था, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे पेगन, अल्लासामी। इनको आंध्र कविता पितामह यानी कि गॉड फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री बोला जाता है। तो इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आपको आना चाहिए, आपने नाम सुना होगा
तेनालीराम, जिस तरीके से अकबर के साथ हम लोग बीरबल का नाम जोड़ते हैं, उसी तरीके से कृष्ण देव राय के साथ तेनालीराम का नाम जुड़ता है। बहुत सारे सीरियल्स भी आते हैं, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, और वो बहुत विद्वान व्यक्ति भी था तेलुगु भाषा में, और उसने एक ग्रंथ लिखा था पांडुरंग महात्मायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तेलुगु भाषा में। अच्छा, तेलुगु, हिंदी या इसके अलावा एक दो भाषाएं ऐसी हैं जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी काम करती हैं। ये पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। और तेलुगु जो है, उसकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो तो पूरे इंडिया में इस समय छाई हुई है। इसमें सबसे पहला नाम आता है एनटी रामाराव। ये आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है, जब ये एक थे तो एनटी रामाराव थे, और जिन्होंने आंध्र प्रदेश की पहली रीजनल पार्टी बनाई थी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चिरंजीवी। ये भी तेलुगु भाषी फिल्म इंडस्ट्री से है और इसको मेगा स्टार बोला जाता है। इसके अलावा आप वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चरें हो गई, बाहुबली फर्स्ट, बाहुबली सेकंड, तो उनका जो हीरो है प्रभास, वो भी तेलुगु भाषी हीरो है। पुष्पा फेम का अल्लू अर्जुन, दे आर ऑल तेलुगु। और उसके बाद एक और डायरेक्टर है राजामौली, ये भी वहीं के जो है वो तेलुगु भाषा के डायरेक्टर हैं। इस समय जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो है अनुमला रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना का ये बिल पारित हुआ है, देखते हैं अब जब वो कंसेंट के लिए गया है तो राष्ट्रपति क्या निर्णय लेते हैं। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये बिहार में हुआ है और इस पे काफी जो है वो हो हल्ला हो रहा था। ये इलेक्शन कमीशन ने कराया SIR, और उन्होंने वोटर लिस्ट में ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मतदाता हैं के नाम हैं जो अवैध हैं, और कुल मिला के इन्होंने 65 लाख ऐसे वोटर्स जो है वो वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक अवसर दिया, जिसकी डेट जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते में कोइंसाइड कर रही थी, कि ऐसा अगर कोई मतदाता समझता है कि उसका नाम उससे बाहर हो गया है लेकिन उसका क्लेम बनता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो जब तक ये डेट फर्स्ट वीक में खत्म हुई है, जब तक 33,326 लोगों ने क्लेम किया है 65 लाख में से कि उनके नाम को ऐड किया जाए। तो ये सारी जो कसरत या वो करती है, ऐसे SIR सबसे लास्ट में हुआ था 2003 में, तो ये इलेक्शन कमीशन करती है। और इलेक्शन कमीशन जो है हमारे संविधान में शुरू से इसका प्रावधान है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 1989 से इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा 2 और हैं, विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा है सुखविंदर सिंह संधू। जहां तक भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल है, उनका नाम था सुकुमार सेन, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले और दूसरे आम चुनाव भारत में संपन्न कराए थे। तो जिस समय ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी थे बंगाल के, और ये ब्रिटिश टाइम के ICS थे। ये जो है वो अकेले ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो जब 1953 में, जब सूडान, अफ्रीका की एक कंट्री है, जब वो स्वतंत्र नहीं हो पाया था, 2-3 साल थे, तो वहां चुनाव के लिए इनको सूडान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था। सूडान फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक घटना के कारण अभी न्यूज में आया, और वो था लैंडस्लाइड, भूस्खलन। असल में सूडान जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ा देश है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, और इसकी राजधानी है खार्तूम। तो यहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर एक पहाड़ी है जिसको बोला जाता है मुर्राह की पहाड़ियां, और इस मुर्राह की पहाड़ी के नीचे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था तारासीन, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की आबादी रहती थी। हैवी रेनफॉल हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, और वो गांव जो है भूस्खलन में समाप्त हो गया, और उस 1000 में से जो सूचना आई कि केवल एक व्यक्ति जो है वो जीवित बचा है। तो सूडान इस समय वो कर रहा है, क्या कहते हैं, गुहार लगा रहा है कि उसको कुछ मदद जो है दी जाए। तो सुकुमार सेन जो है वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और इनके एक भाई भी थे अमिया कुमार सेन, वो डॉक्टर थे, और वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जीवित देखा था। जब ये उनके इलाज के लिए गए, उसके बाद जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले टैगोर सर ने एक कविता जो है वो डिक्टेट कराई थी अमिया कुमार सेन को, और कालांतर में अमिया कुमार सेन ने वो जो कविता है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता को दे दी। तो ये SIR है। अब इसमें आगे देखते हैं क्लेम में किसका क्या होता है, अगली क्लासेस में इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ है युद्ध कौशल। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आंध्र प्रदेश में हो रही है, जिसका नाम दिया गया है युद्ध कौशल, और इसका मोटो है टू टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर इन एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन। हिमालय में जब लड़ाई होती है तो वहां वातावरण इतना ठंडा होता है कि डिफिकल्टीज होती है, तो उसके लिए जो युद्ध अभ्यास है वो अरुणाचल प्रदेश में इस समय चल रहा है, पहले वीक ऑफ सितंबर में। और जिस क्षेत्र में ये चल रहा है उसका नाम है कामेंग क्षेत्र। ये कामेंग रीजन है, और कामेंग नाम की एक नदी भी जो है वो इस अरुणाचल प्रदेश में बैठी है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, इसकी कैपिटल है ईटानगर, और इसकी जो ये आर्थिक दृष्टि से GSDP जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से ये भारतीय राज्यों में तीसरा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन एक में ये सबसे नंबर 1 है, और वो है लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 आदमी रहते हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खांडू। इसके बाद ये एक्सरसाइज एक चल रही है युद्ध कौशल, एक दूसरी एक्सरसाइज भी चल रही है, वो है मैत्री 14। ये जॉइंट एक्सरसाइज है भारत की और थाईलैंड की, और ये भी नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है हमारी मेघालय, वहां पर चल रही है। तो 2 एक्सरसाइजेस सितंबर के पहले हफ्ते में भारत में आयोजित की जा रही है। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखना, मैंने आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बताया था, तो वो तीन को मिला है। भारत की जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स, उनको मिला है। दूसरा शाहिना अली को मिला है, ये मालदीव की हैं। और तीसरा पुरस्कार जो है वो फ्लेवियानो विलान्यूवा को दिया गया है जो फिलीपींस की है। तो ये 3 अवार्ड जो है वो रमन मैग्सेसे इस वर्ष दिए गए। और दूसरी चीज, जब मैं आपको तेलुगु के बारे में बता रहा था और तेलंगाना के बारे में बता रहा था, तो कुछ आदिवासियों का भी वहां पर क्षेत्र है,
और आदिवासियों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोली जाती हैं कोलामी, कोया, गोंडी और लंबाडी। ये भाषाएं जो हैं वो वहां पर बोली जाती हैं। इसके बाद इस वीक में जो एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई है वो है बायरबी साइरंग। ये रेलवे का एक प्रोजेक्ट है। दो स्टेशन हैं, बायरबी और साइरान, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 51.38 51.38 किलोमीटर है। और ये प्रोजेक्ट शुरू होने पर ऐजवाल यानी कि मिजोरम की राजधानी जो है वो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। अभी तक बैरबी से और ऐजवाल आने में 7-8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यही रास्ता जो है वो 2 घंटे में कवर हो जाएगा। ये ब्रिजेस के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से रेलवे लाइन डाली गई है और इस रेलवे लाइन का उद्घाटन जो है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही है। और इससे जो है ऐजवाल आसाम से, त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से यानी कि मिजोरम जो है रेल के रास्ते पूरे भारत से जुड़ जाएगा। और इसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं लालडू होमा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई एंड दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो 122वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 101वें अधिनियम में 4 चीजें स्वीकृत की गई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो ले लिया गया। दूसरी चीज थी कंकरेंट पावर्स यानी कि स्टेट्स को, राज्यों को ये पावर दी गई कि वो जीएसटी में परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 3 तरीके की पावर्स होती हैं। सबसे पहले होती है यूनियन लिस्ट यानी कि जिन विषयों पर केंद्र ही केवल कानून बना सकता है। उसके बाद होती है स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य ही बना सकता है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट यानी कि इसमें यूनियन भी बना सकती है और इसमें स्टेट भी बना सकती है। तो कंकरेंट पावर्स जो है वो इस 101वें अधिनियम से दी गई। तीसरी सबसे बड़ी चीज थी एग्जेम्पशन। जो लिकर या शराब मनुष्य कंज्यूम करता है उसको जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो था जीएसटी काउंसिल का गठन। एक काउंसिल बना दी गई, एक परिषद बना दी गई, और इस परिषद में 4 तरीके के सदस्य होने थे। एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये होना ही था। इसके अलावा दूसरा यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो फाइनेंस को देख रहे हैं वो भी इसका एक मेंबर है। तीसरा, राज्यों में जो मंत्री रेवेन्यू या टैक्सेशन का काम देख रहा है उसको मेंबर वहां पर बनाया जाता है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे है। अगर वो चाहे तो किसी और सदस्य को भी मेंबर के रूप में जीएसटी काउंसिल में भेज सकती है। और उसके बाद चौथा, देखो एक आर्टिकल है 356 यानी कि कोई ऐसा राज्य है जहां पर कोई सरकार नहीं है। ऐसे में जो रूल होता है वो गवर्नर रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और गवर्नर उसको जो है वो करता है। तो अगर कोई ऐसा राज्य है तो उसमें गवर्नर को ये अधिकार है कि वो कोई भी मेंबर जो है जीएसटी काउंसिल को भेज दे। इसकी पहली मीटिंग भी सितंबर में हुई थी 2016 में, शायद 22 और 23 सितंबर को हुई थी, ठीक है। और अब एक मीटिंग 3 सितंबर को हुई है यानी कि आपके प्रीव्यू में हुई है, और ये 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की जो अभी हुई है। अच्छा, इससे पहले, इस मीटिंग से पहले या अभी तक जो लागू है वो मल्टी स्लैब सिस्टम लागू है यानी कि 5%, 12%,
18% और 28%, ये मल्टी स्लैब है। अब इसमें से 12% स्लैब को और 28% स्लैब को इस मीटिंग में, जो 56वीं मीटिंग हुई है, इसमें समाप्त कर दिया गया है। अब जो आपके पास स्लैब हैं, और ये जो जीएसटी की मीटिंग के जो निर्णय हैं, ये 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 3 हैं, एक 5% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है और एक 40% का स्लैब है। जितने भी कॉमन हाउस होल्ड हैं, उनके ऊपर जीएसटी की दर जो है वो 5% रहेगी। जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जो है वो 18% लगेगा। और जो लग्जरी गुड्स हैं, यानी कि विलासिता के जो सामान हैं, और सिन गुड बोला जाता है तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये जो चीजें हैं जो नुकसान भी पहुंचाती हैं, इनके ऊपर जो जीएसटी है वो 40% जीएसटी है। तो ये नया जो स्लैब है वो 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो जीएसटी में ये चेंज इस हफ्ते आया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी रिसेंटली आई, वो केरला में आई। वो एक बीमारी है, मतलब दैट इज फेटाल ब्रेन डिजीज। एक डिजीज वहां पर नोट की गई, जो अमीबा से होती है, अमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। कुछ अमीबा जो डिजीज इसको फैलाते हैं, वो फ्रेश वाटर में, कुएं में, नदियों में वहां पाए गए और बहुत सारे लोग इनसे इफेक्ट होने लगे। 3 जिले जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। उसमें एक है कोझिकोडे जिला, दूसरा है मल्लापुरम जिला। मल्लापुरम जिला जो है वो केरला का सबसे मतलब पॉपुलेटेड जिला है, और तीसरा वायनाड जिला। तो 3 जिलों में ये देखा गया। और जिस अमीबा से ये फैल रहा है उसका नाम है नाइगेरिया फाउलेरी। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, पैरासाइट होते हैं, ये दिमाग में चढ़ जाते हैं और ब्रेन के सारे सेल्स को खा लेते हैं, और ये प्राण घातक है। एक बार अगर बहुत समय पे अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर मरीज के बचने की संभावना नहीं रहती है। एक और आम भी एमीबिक डिसीज होती है जिसको हम लोग एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। ये कॉमन है, एंटेमोबिया हिस्टोलिकिया। इस अमीबा से ये डिजीज होती है। अब आप देखे होंगे कभी डिसेंट्री हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई ये लो। तो ये जो डिजीज है, अब केरल जो है उसने क्या करा है कि जो फ्रेश वाटर के ऐसे तालाब हैं जहां से ये घटनाएं हुई, यहाँ जहां पर हो सकती है, तो उनने जो है उसको वो कर दिया है, मतलब तारबंदी कर दी गई है, और पूरी तरीके से मेडिकल वो किया जा रहा है। सेंटर भी इसमें हेल्प कर रहा है कि कैसे भी हो इस तरीके की ये जो नाइगेरिया फाउलेरी है ये बीमारी नहीं आए। तो उसके चीफ मिनिस्टर है पिनियरी विजयन। तो ये पूरा प्रयास जो है इस डिजीज को केरल से और भारत में भी ना फैले, इसका प्रयास शुरू कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा। उसके बाद एक है एड फ्लोटीला। ये हो गया आपका एड फ्लोटीला। अब फ्लोटीला क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं,
नुकसान हो जाता है, लड़ाई में कोई क्षेत्र में परेशानी होती है, तो आप उसके लिए सहायता भेजते हैं। हम अपने देखते हैं बाढ़ग्रस्त जहाँ कोई क्षेत्र है वहाँ हेलीकॉप्टर से जो है वो उन्हें सामग्री पहुंचाई जा रही है, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो इसी तरीके से पानी के शिप्स में जो खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है वो फ्लोटीला कहते हैं। तो एक एड फ्लोटीला जो है वो चला, जून में वो चला है, लेकिन वो चला था गाजा के लिए। इजराइल का लड़ाई चल रहा है और उसका जो उन्होंने वो रखा था टाइटल ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, इसके नाम से उन्होंने जो है अपना एक जहाज छोटा सा तैयार किया, उसमें खाद्य सामग्री भरी और वो चल दिए। बाद में इजराइल ने उसको रोक लिया, ये सिसिली इटली से चला था, उसको रोक लिया। और उसमें जो मेन वो थी लेडी जिसका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, ये क्लाइमेट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये स्वीडन की है। स्वीडन और ये क्या कहते हैं, ये जो स्वीडन आता है, 3 देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। ये लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं और इनका दूसरा नाम भी है नॉर्डिक। ये यूरोप के बिल्कुल उत्तर में हैं और बहुत ठंडे इलाके होते हैं। तो ये चला, बाद में इजराइल ने इसको बोट को कैप्चर कर लिया और ये जो ग्रेटा थंबर्ग थी इसको वापस डिपोर्ट कर दिया अपनी जगह पर। और ये आरोप लगाए गए कि भाई ये तो एक तरह से वो जहाज है जो सेलिब्रिटीज का है, ये अपने काम से जा रहे हैं, दूसरे काम से नहीं जा रहे। खैर ये खत्म हो गया। लेकिन फिर अब सितंबर के पहले हफ्ते में एड फ्लोटीला दोबारा से ग्रेटा थुनबर्ग जो हैं वो लेके चल रही हैं और इस बार उन्होंने जो टाइटल दिया है अपना कि टू ब्रेक द इलीगल सीज टू गाजा। और अब जो वो चला है वो एक शहर है बार्सिलोना, स्पेन का एक शहर है, वहां से ये एड फ्लोटीला जो है दोबारा से निकला है। अब देखते हैं गाजा पट्टी तक आते आते इसमें क्या होगा। जो भी डेवलपमेंट होगा हमें वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पता पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप्स। तो सेमिकॉन 2025 इस बार दिल्ली में द्वारका में हुआ है, जिसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, यानी कि भारत को सेमीकंडक्टर का अगला पावर हाउस बनाना है। इसमें ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी लगाई गई है। असल में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको डिजिटल डायमंड्स के नाम से जाना जाने लगा है अब विश्व में। 21वीं शताब्दी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ड्राइवर्स जो होने वाले हैं वो ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। और इस सेमिकॉन में 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि भाई पूरा आगे लगो, क्योंकि आगे जो लाइफ है या आगे जो हमारी तरक्की है वो सेमीकंडक्टर चिप्स या डिजिटल डायमंड्स के ऊपर ही आधारित है। इसके बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई है बैडमिंटन की, वर्ल्ड BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की। ये जो चैंपियनशिप है वो पेरिस फ्रांस में हुई और जिन्होंने स्पॉन्सर किया या जिस नाम से जानी गई वो जानी गई ऑल एनर्जीज। ये जो ऑल एनर्जीज है ये फ्रांस की पेट्रोलियम और एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी है। विश्व की जो 6 बड़ी कंपनियां हैं उसमें इसका नाम है। तो इसने इसको स्पॉन्सर किया तो इसका नाम हुआ ऑल एनर्जीज। वो कोई भी करता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी कप हो रहा है, प्रूडेंशियल कप हो रहा है, रिलायंस कप हो रहा है, तो ये ऑल एनर्जीज ने इसको वो स्पॉन्सर किया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि भारत की जो इसमें सिंगल्स मैन, सिंगल्स वीमेन,
डबल मैन, डबल वीमेन और मिक्स्ड। तो इसमें जो डबल्स का हमारा पेयर है जिसका नाम है सात्विक रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, उन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इसका ये 29वां एडिशन था जो अभी फ्रांस में हुआ, और इसका जो 30वां एडिशन है वो भारत में न्यू दिल्ली में अगले साल होगा। यानी कि भारत जो है ये BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप का अगला मेजबान है 2026 में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, अब इसको रब कर दूंगा। और ये एक नाम इसमें मिट गया, मेडलिना कुलाब। यानी कि जब मैं 8 फ्लोटिला के बारे में बता रहा था तो ग्रेटा थुनबर्ग ने क्या किया कि उसने जो जहाज है उसका नाम जो है वो मेडलिना रख दिया। गाजा की जो पहली मछुआरी महिला है उसका नाम है मेडलिना कुलाब, और उसके नाम पर इसने जो है अपना उस याच का जो फ्लोरिटीला वो लेके चल रही है उसका नाम जो है वो मेडलिना रख दिया। क्या ठीक है, इसको करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो हम अभी बात कर रहे हैं BWF चैंपियनशिप की, उसमें पुरुषों में ये खिताब जीता है शी यू की ने, ये चीन का है, और महिलाओं में ये खिताब जीता है अकाने यामागुची ने, और ये महिला जो है वो जापान की है। तो ये और जो क्या कहते हैं डबल्स का वो जीता है वो हमारे 2 लोगों ने, रांकी रेड्डी और शेट्टी ने जीता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट गेम्स के ही बारे में आया, और वो था US ओपन, यानी कि अमेरिकन ओपन जिसको भी बोलते हैं वो चीज। तो देखो, वर्ल्ड में 4 लॉन टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है फ्रेंच ओपन, ये इसी ऑर्डर में होती है, पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, फिर फ्रेंच होती है, फिर विंबलडन होती है, और उसके बाद होती है अमेरिकन ओपन या US ओपन। ये 4 प्रतियोगिताएं हैं और इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट या मेजर्स बोला जाता है। ये इसी ऑर्डर में होती है। अच्छा, इनके अलग अलग हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो अमेरिकन ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है, एक सतह है हार्ड कोर्ट, वहां खेली जाती है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, बजरी पे खेली जाती है, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट यानी कि ओरिजिनल जो कोर्ट है उस पे खेली जाती होगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है फ्लैंडर्स पार्क में, फ्रेंच ओपन होता है रोला गैरोस में, विंबलडन काउंटी है विंबलडन में होता है, और ये अमेरिका का जो है वो फ्लशिंग विंडोज न्यूयॉर्क सिटी में होता है। तो ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन चारों, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना या प्राचीनतम जो है वो विंबलडन है जो 1877 में शुरू हुआ था। हालांकि ये जब प्रतियोगिता होती है तो तीसरे नंबर में आता है, जुलाई के आसपास आता है। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं फ्रेंच ओपन है ये 1881 में शुरू हुआ। फ्रेंच ओपन जो है वो 1881 और एक 1891, और ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत बाद में 1905 में शुरू हुआ। जो एक ही कैलेंडर वर्ष में इन चारों, क्योंकि सतह भी अलग अलग है, डिफिकल्ट वो है, जो इन चारों को जीत लेता है वो कहलाता है ग्रैंड स्लैम विनर।
अब कोई ऐसा भी व्यक्ति है या प्लेयर है जिसने ये 2 इधर जीते और फिर अगले साल जो है ये 2 जीते, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर कहलाता है। अच्छा, ये एक प्लेयर जो है 8-10 साल की इनकी लाइफ होती है, 12-12, 15 साल भी खेलते हैं, और एक कोई प्लेयर है जिसने अपने 10, 12, 15 साल के कैरियर में किसी न किसी समय में इन चारों को जीत लिया, तो वो कैरियर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। लेकिन हमें ग्रैंड स्लैम विनर कैलेंडर वाले ही मिल जाते हैं जिन्होंने इन चारों को जीता है। सबसे पहला ये काम जो किया था वो एक अमेरिकन ने किया था वर्ल्ड वॉर से पहले, और उसका नाम था डॉन बज। उसने चारों एक ही कैलेंडर वर्ष में इनको जीता था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हुए हैं रॉड लेवर। असल में ये जो प्रतियोगिताएं ये हुई या बाकी कोई हुई, ये 2 भागों में विभाजित होती हैं, एक एमेच्योर, एक प्रोफेशनल, एक गैर पेशेवर और एक पेशेवर। अभी भी आप देखते हैं अगर ओलंपिक में कोई पार्टिसिपेट करने जाएगा तो वो पेशेवर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पेशेवर यानी कि जो पैसे के लिए खेल को खेलता है, और गैर पेशेवर जो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इस खेल को खेलता है। तो पहले ये चारों प्रतियोगिताएं जो हैं वो एमेच्योर थी, तो एमेच्योर होते हुए भी रॉड लेवर ने इसको जीता था। और जब ये प्रोफेशनल के लिए खोल दी गई, पेशेवरों के लिए खोल दी गई, तब रॉड लेवर ने एक बार इसे पुनः जीता था। यानी कि रॉड लेवर वो व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता, एमेच्योर भी और पेशेवर भी। महिलाओं में पहला नाम जो है वो है मॉरीन कॉलोनी का, जिनको लिटिल मो बोला जाता था। उसने एक कैलेंडर वर्ष में ये चारों जीते थे। उसके बाद जो है मार्गरेट कोर्ट, और फिर एक नाम है स्टेफी ग्राफ, ये जर्मनी की थी जिसने गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीता था। गोल्डन ग्रैंड स्लैम का मतलब उसने 4 ये जीतने के बाद 1988 का जो सियोल ओलंपिक्स था उसका गोल्ड मेडल भी जीता था, इसलिए उसे गोल्डन ग्रैंड स्लैम गर्ल बोला जाता है। इस बार एक नई चीज शुरू हुई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम। ये मेजर्स में शुरू हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्या होता था, मैनुअल देखा जाता था कि बॉल कहां पड़ी है। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइन है और बॉल कहीं भी पड़ेगी वो मशीन जो है उस चीज को बता देती है। इसके अलावा जो इसके ऑफिशियल सप्लायर हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो है स्लैंगजेंजर। टेनिस बॉल्स, गोल्फ बॉल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये कंपनी बनाती है। ये अधिकतर मेजर्स को वो करती हैं, उनको स्पॉन्सर करती हैं। और इसके बाद एक और कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड की, रोलेक्स, वो करती है। यहाँ पर ये तो भी याद रखना, ये ग्रैंड स्लैम विनर ही है। असल में ये तो एबल बॉडीड है। अब व्हील चेयर का भी शुरू कर दिया गया है। तो व्हील चेयर में महिलाओं में एक नाम याद रखना, डीडी डी ग्रूट, जिसने ग्रैंड स्लैम एक कैलेंडर वर्ष में जीता है। और एक ये है डायलॉन एल्कॉट, इसने डबल्स में ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ओपन समाप्त हो गया, चारों ये अभी समाप्त हो गए। इन चारों में महिलाओं में अलग अलग विनर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं तो वो जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने। फ्रेंच ओपन जो है वो जीता है अमेरिका की कोको गॉफ ने। उसके बाद विंबलडन जो है वो ईगा स्वीतैक हैं पोलैंड की, उन्होंने जीता है। और अभी जो अमेरिकन ओपन हुआ है इसको आर्याना सवालेंका ने जीता है, और ये बेलारूस की है। जहां तक पुरुषों का सवाल है वहां पर 2 पुरुषों में बहुत ज्यादा प्रतिद्वंद्विता चल रही है। उसमें एक का नाम है यानिक सिनर, ये इटली का है जिसकी कैपिटल रोम है, और दूसरा है कार्लोस अल्काराज जो स्पेन का है जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। तो पहला जो है वो जो अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सिनर ने जीता। जो फ्रेंच ओपन है वो अल्काराज ने जीता। उसके बाद विंबलडन जो है वो फिर सिनर ने जीता, और जो अमेरिकन ओपन है वो फिर कार्लोस अल्काराज ने जीता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में
घटित हुई हैं। आप नेक्स्ट क्लास में आगे के वीक्स और जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और भी अपना जो ज्ञान क्षेत्र है उसको विकसित करिए। थैंक यू।